Hello to all. I hope you all are doing great in your life और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे. आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस अच्छे चल रहे होंगे. आई नो दैट समर्स आर एट देयर पीक. आई नो दैट डिस्ट्रैक्शंस इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड आर ह्यूमंगस. बट यही जज्बा है सभी लोग का कि एक दिन कुछ बनना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, और जिसके लिए आप लोग हर दिन रात स्ट्रगल कर रहे हो, वो एक अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो मैं हमेशा से अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपने अचीवमेंट को एग्जाम में पास होने से कभी मेजर ना करें. अपने अचीवमेंट को आप अपने से मेजर करें कि क्या आप जो कल थे और क्या आप जो आज हो, क्या उसमें कोई डिफरेंस आया है? क्या आप एक बेटर पर्सन हुए? क्या आप एक ऐसे पर्सन हुए जिसके पास ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है दुनिया की चीजों को देखने में? So that's why this exam is a race, is a competition, and the only competitor against whom you are competing with is you yourself. और जिस दिन आप इस हैबिट को अपने अंदर ले आओगे, देन एग्जाम तो निकलेगा ही, लेकिन आपका एक पर्सनालिटी ऐसा डेवलप होगा जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाए. तो आपने एक बहुत बड़ा गोल सेट किया है अपने लिए. आप एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन हो जो कुछ करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू चेंज द वे यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी, एंड दैट इटसेल्फ इज वेरी एस्पायरिंग. बट along with the preparation, try to keep this thing that exam ही मेरा गोल नहीं है. My goal is to change myself. My goal is to change myself from being an ignorant person to a person who has a broad perspective about the happenings which is happening in the world. और इस पर्टिकुलर जर्नी में हमेशा से चाणक्य IAS अकेडमी आपके पास है. यूट्यूब पे हम लोग हमेशा से इस तरीके के सेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं जहां पे आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. एंड दैट्स व्हाट इज एस्पायरिंग और मोटिवेटिंग अस टू डू दिस. तो आप इस पर्टिकुलर जर्नी में लगे रहें. हम लोग हमेशा आपके साथ हैं. एंड आई एम श्योर दैट जहां पे आज यूट्यूब पे लोग को रील्स देखना होता है, जहां पे आज यूट्यूब पे लोगों को बिग बॉस देखना होता है, वहां पे आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि आज का सेशन है, आज आप उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ का. आप खुद से एनालाइज करें कि आपके कितने फ्रेंड्स आज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी देख रहे होंगे. हार्डली आपका 0 या 1-2 फ्रेंड ही ऐसा होगा जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में पता होगा. और अगर आप इंडिया का सर्वे करोगे, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो आप देखें कि अगर आज आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ोगे तो कल सोचो, क्या आप बेटर पर्सन नहीं हुए? क्या आप मोर इंफॉर्मेटिव पर्सन नहीं हुए? एब्सोल्युटली यस, यू विल बी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम कि आपको एग्जाम एक तरीके का नज करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप पढ़ाई के उस पर्टिकुलर माहौल में आए. आप टाइम पास करने से हटकर लाइफ में सीरियसनेस की तरफ बढ़े. दैट्स व्हाई दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर पर्सनैलिटी. तो हमेशा आप, इसलिए मैं कहता हूं कि अचीवमेंट को येस और नो बाइनरीज में मेजर मत करो. सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बाइनरीज है. रादर लुक इट फ्रॉम अ लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव कि हां बॉस, अगर मैं 2 साल पढ़ूंगा तो आई विल बी अ पर्सन हु विल बी सो मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि इतना चीज आप लोग पढ़ते हो, हर चीज के बारे में जानते हो. आई कैन एश्योर यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस 1000 अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगे. लेकिन बस एग्जाम के पीछे भागते मत रहो. ट्राई टू मेक योर पर्सनैलिटी अ बेटर वन. देन ओनली आप देखोगे इस एग्जाम और इस प्रोसेस से कितना ज्यादा फायदा हो. ठीक है, रेस्ट इफ यू वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स. अगर आप कभी कंफ्यूज हो एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपको चीजें समझ नहीं आ रही है,
पर्सनल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम है, सो यू कैन गेट इन टच विथ मी. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज एट द एंड पीपल who are watching this, ladies and gentlemen, you are the only asset which as a teacher someone has. So helping is something which is very important for a teacher, because I know that what kind of stress, what kind of anxiety you as an aspirant suffer. So feel free to get in touch with me. I'm there for all your help. So let us start now with the topic which is known as द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. हमेशा से आप ये न्यूज में सुनते रहते होंगे. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक हुई, उस बैठक में रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, उस बैठक में रेपो रेट को घटा दिया गया. तो आखिरकार ये है क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? रेपो रेट को क्यों बढ़ाया जाता है? आखिरकार ये रेपो रेट है ही क्या? तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में यहां पे बात करेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे रेलेवेंट है? आपके इकोनॉमी वाले पेपर में रेलेवेंट है. फ्रॉम मेंस इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में इसके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, और प्रीलिम्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है, तो इसलिए दिस एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है, इट्स अ गुड टॉपिक टू कवर इन डिटेल. इसलिए वीडियो अगेन लंबा होगा एज यूजुअल. आई डोंट कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी, तो आई फॉरगिव, आई बेग फॉर फॉरगिवनेस, बट दिस वीडियो विल बी अ एलोंगेटेड वन, बिकॉज दिस वीडियो डिमांड्स कि आपको मैं बहुत सारे टर्म से आज इंट्रोड्यूस करूं. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में थी, बिकॉज आरबीआई ने अपने रेपो रेट के हाइक को पॉज किया है. आरबीआई रेपो रेट को बहुत महीने से बढ़ा रही थी, लेकिन अभी आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाने से पॉज कर दिया, मतलब रेपो रेट को बढ़ाया नहीं. अभी रेपो रेट कितना है? 6.5%. तो आरबीआई ने कहा है कि आई विल नॉट इंक्रीज द रेपो रेट, वी विल नॉट इंक्रीज द रेपो रेट. तो ये आपका न्यूज है, बट व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाई 6.5% को रोका गया, क्यों रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहां पे आज. बट सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई, वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. कि कितना मनी का सप्लाई होगा मार्केट में, इकोनॉमी में, वो डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक. भारत सरकार डिसाइड नहीं करती है कि आज इंडियन इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए आएगा, आज इंडियन इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए होगा. तो ये डिसाइड कौन करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है कि वो इकोनॉमी में पैसा डाले. नहीं, वो पैसा खर्च करता है. जो आप टैक्स भरते हो उससे पैसा आया, उसको वो खर्च करता है, बट उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पैसा छाप के इकोनॉमी में डाले. ये सब चीज जो है, इट इज रेगुलेटेड एंटायरली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो ये डिसाइड करता है कि क्या इकोनॉमी में पैसे की दिक्कत है, तो चलो ठीक है भैया, 1 लाख करोड़ हम एक्स्ट्रा पैसा छापते हैं और इकोनॉमी में डाल देंगे. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई एंड क्रिएशन ऑफ मनी. कि हाउ मच मनी विल बी पम्प्ड इनटू द इकोनॉमी इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज द. और इसका टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन व्हाइल एंश्योरिंग द ग्रोथ. अगर आप देखोगे किसी भी कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत सारे चीज होते हैं. मतलब कैसे आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो, इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है, आपका ग्रोथ अच्छा रहे, जीडीपी, आपका जीडीपी अच्छा रहे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहे, राइट, आपका एक्सटर्नल डेप्ट कंट्रोल में रहे, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे.
तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी कंट्री को एंश्योर करना है तो उसमें ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको कंट्रोल एक पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट के अंदर रखना पड़ता। अब आज हम लोग क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली इन्फ्लेशन और ग्रोथ की बात करें, बिकॉज इन्फ्लेशन और जीडीपी जो ग्रोथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात करें तो यह काम किसका है? आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के पास। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जिम्मा सबसे इंपॉर्टेंट किसके पास है? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के पास है। और भारत सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ग्रोथ को एंश्योर करना। इंडिया में जीडीपी अगर 8% से है तो वो 10% से होना चाहिए। तो जीडीपी का जो फोकस है वो भारत सरकार के ऊपर ज्यादा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो फोकस है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, जो आरबीआई के अंदर एक कमिटी है जिसको हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं, उसके ऊपर है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बेसिकली ट्राइज टू एंश्योर कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो ना ही ज्यादा कम रहे ना ही ज्यादा रहे, एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर रहे। तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि ग्रोथ को इंश्योर करना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिखे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड देन एंश्योर दैट ग्रोथ हैपेंस। क्योंकि देखो भैया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ अलग अलग चीज है क्या? इन्फ्लेशन का मतलब दाम बढ़ना, ठीक है, और ग्रोथ का मतलब कि जीडीपी बढ़ना। ठीक है, अब जीडीपी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सरकार ने भाई 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया, नया हाईवे बना दिया, नया रोड बना दिया, लोगों के बीच में पैसा बांट दिया। अब लोगों के बीच में पैसा बांट दिया, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने मुझे 1000 रुपए दे दिया, हम सबको सरकार कल उठी और सरकार ने कहा कि पूरे इंडियंस को 1000 रुपए पैसे बांट दिए जाएंगे। तो अगर हमारे पास 1000 रुपए बांट दिया जाएगा तो भाई मुझे तो ये पेन लेना था, अब तो मेरे पास 1000 रुपए आ गया है, मुझे 500 का ये पेन लेना था, तो मैं चला जाऊंगा ये पेन खरीदने। तो क्या उससे चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी? When people will have that extra money, people will go out, people will demand for goods. So if the demand of the goods will increase, then my GDP will increase, because जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये पेन मैन्युफैक्चरर पहले 500 पेन बनाता था हर दिन, अब देख रहा है कि भैया डिमांड बढ़ गया तो 1000 पेन बनाएगा, तो उससे देश का जीडीपी तो बढ़ेगा। तो पैसे अगर आप ज्यादा इकोनॉमी में भर दो तो जीडीपी आपका बढ़ सकता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और उतना डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ डिमांड। सप्लाई डिमांड में क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दोनों कभी कभार विपरीत चीज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड देन once it has done with the control of inflation, then the monetary policy focuses on ensuring the growth. Whereas the government of India primarily focuses on ensuring growth, because inflation control करना भारत सरकार का काम नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ऑब्वियस से बात है, भारत सरकार भी करती है, बट मेन काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इज मैंडेटेड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर हमारे आरबीआई को मैंडेट किया गया कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करे। ठीक है, तो इन जनरल व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल, एक मींस है जिसके द्वारा किसी भी देश के मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज द सेंट्रल बैंक, रेगुलेट करते हैं कि इकोनॉमी में कितना पैसे का सप्लाई होगा
क्यों इस चीज को रेगुलेट करना पड़ता है, कितने पैसा इकोनॉमी में जाएगा? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एंश्योर ग्रोथ, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू एंश्योर ग्रोथ. सो दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ व्हाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, रोल है? बिकॉज इन्फ्लेशन क्या है? पहली बात, चीजों का दाम बढ़ना. प्याज का दाम बढ़ गया, पहले नहीं सुनते, प्याज का दाम बढ़ गया, 100 रुपए किलो प्याज हो गया. तो अगर चीजों की दाम बढ़ेगी तो क्या लोग डिमांड कम करेंगे? सही बात है भाई. तो इट लोअर्स द डिमांड, बिकॉज इन्फ्लेशन इज लाइक अ टैक्स ऑन द पुअर पीपल. देखो यार, अमीरों के लिए इन्फ्लेशन, तुमने कभी कोई चीज प्याज खरीदा, खुद से पूछना, तो क्या तुम प्याज नहीं खरीदेगी? कल 20 रुपए था, आज 30 रुपए दाम हो गया, तो मैं प्याज नहीं खाऊंगा. तो इन्फ्लेशन मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है. अमीरों के लिए तो है ही नहीं, और मिडिल क्लास के लिए कंसर्न नहीं है. इन्फ्लेशन इंपैक्ट किस पे करता है? जो हर दिन पैसा बहुत हिसाब से खर्च करता हो, कि हाँ यार मुझे तो 100 ही रुपए है, मैं मान लो 3000 रुपए कमाता हूं एक महीने का, तो मैं हर दिन 100 रुपए खर्च कर सकता हूं. लेकिन अगर मान लो प्याज का दाम बढ़ गया, तब तो मेरा पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा. तो इसलिए इन्फ्लेशन एक तरीके का गरीबों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, अमीरों और मिडिल क्लास के लिए कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं. सो दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन एक्ट्स लाइक अ टैक्स ऑन द पुअर पीपल, विच लीड्स टू लोअर डिमांड. इससे डिमांड कम हो जाता है, बिकॉज लोगों की कैपेसिटी कम हो जाएगी खरीदने का. पहले मैं 1-2 केजी आलू खरीद रहा था, अब दाम ही इतना बढ़ गया, तो मैं 1 केजी आलू खरीदूंगा, तो डिमांड बढ़ घट गया. नेक्स्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन. इकोनॉमी में मैं हमेशा से कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि इकोनॉमी में एक भी चीज रटने का नहीं है. हर चीज को लॉजिक से आप डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि क्यों डेप्रिसिएशन होगा. अब मान लो कि हमारा $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज चल रहा था. इंडिया में इन्फ्लेशन था 4%. अब इंडिया में इन्फ्लेशन हो गया मान लो 14%. इन्फ्लेशन बढ़ गया. तो अगर किसी देश का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या लोगों को भरोसा होगा उस इकोनॉमी पे? जैसे श्रीलंका का इन्फ्लेशन देख लो, डबल डिजिट में है. पाकिस्तान का इन्फ्लेशन. तो जिस भी कंट्री का इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आउटसाइडर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो यूएस में बैठा हुआ इन्वेस्टर्स है, उसको लगेगा भैया इस इकोनॉमी में वो बात नहीं रही, अब इस इकोनॉमी में उतना मजा नहीं है, तो चलो अपना पैसा हम निकाल लेते हैं. बिकॉज इस इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, इन्फ्लेशन तो 14% है. So now the outside investors, the FDI, FPI वाला guys, they will try to pull out their money out of India. वो अपना पैसा अब इंडिया से निकालने का ट्राई करेंगे. तो now what will happen? कि मान लो एक यूएस का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था, और सपोज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था वो 1000 रुपए, या मान लो 1200 रुपए. इंडिया में उसने इन्वेस्ट किया था 1200 रुपए. अब उसको लगा कि यार इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, परचेजिंग पावर ऑफ रूपी घट गई है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, एक पहले आप 100 रुपए में कुछ खरीद सकते थे, बट अब इन्फ्लेशन 14% हो गया है, तो अब उसी 100 रुपए में आप कम सामान खरीद पाओगे, तो परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी डिक्रीजेस. तो उसको इंडिया में कमाने से कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका है. तो वो बोल रहा है कि भैया अब टाटा बाय बाय इंडिया, मैं चला. तो वो क्या जाएगा, ये 1000 रुपए के लेके जाएगा एसबीआई के पास या आरबीआई के पास, यार ये 1200 रुपए ले लो और मुझे मेरा डॉलर दे दो, मैं चला. तो आरबीआई को कितना देना पड़ेगा उस इन्वेस्टर को? $1 बराबर 60 रुपए था, तो $20 देना पड़ेगा उसको. ठीक है. तो नाउ द इन्वेस्टर्स विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो व्हेन दिस विल हैपन, क्या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है? बिकॉज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रूपी में इन्वेस्टमेंट किए होंगे. अब ये रूपी लेके चले गए बैंक के पास और बोले कि भैया रूपी लो, डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर दो. So now the increase in dollar will happen, increase in the demand of dollar will happen. तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रूपी डिप्रिशिएट करेगा. तो वही तो लिखा है, करेंसी डेप्रिसिएशन. तो इस तरीके से आप लॉजिक से इन चीजों को समझो, तभी इकोनॉमी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगेगा. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस. एब्सोल्युटली यार, अगर मेरा करेंसी डेप्रिशिएट करेगा
तो क्या हो जाएगा मेरे लिए इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा। अगर मेरा करेंसी डेप्रिशिएट करता है तो मेरा एक्सपोर्ट करना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विल हैपन बिकॉज इंपोर्ट करना अब हमारे लिए थोड़ा महंगा हो जाएगा। देन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री, ऑब्वियस से बात है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो बाहर के एक्सटर्नल रेटिंग एजेंट्स होते हैं जो इंडिया को रेट करते हैं कि हाँ ये इंडिया कितनी स्टेबल है, तो उसमें डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। इट अफेक्ट्स ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये हमारा अब आपका खराब। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल। ठीक है, $1 इक्वल टू 60 था, तो ये $1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। करेंसी विल डेप्रिशिएट। तो ये देखो आपको इससे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये इसीलिए जरूरत है बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब चीजों का दाम बढ़ना, और उस दाम के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ता है, गरीबों को, बिकॉज इन्फ्लेशन एक तरीके का टैक्स की तरह करता है गरीबों के ऊपर। इन्फ्लेशन से हमारा फिर क्या प्रॉब्लम होगा कि लोग बाहर इंडिया से पैसा निकालने लगेंगे बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा कम हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया के रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे, एफडीआई एफपीआई वाले अपने पैसा निकालने लगेंगे, उससे करेंसी डेप्रिशिएट करेगा और उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, और इन सब चीजों की वजह से ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री विल कम इनटू अ क्राइसिस। सो दिस इज अबाउट व्हाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये हमने बात कर रखा था इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 0% हो? ये बात याद रखना कि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा बड़ा हो तो भी दिक्कत है और ज्यादा कम हो तो भी दिक्कत है। देखो, अगर जरा मान लो इन्फ्लेशन 15-20% हो गया तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 1% हो गया, इन्फ्लेशन 0% हो गया, तो अगर इन्फ्लेशन मान लो 1% है तो क्या इसका यह मतलब है कि लोग जो है इकोनॉमी में वो डिमांड कम कर रहे हैं? तभी तो लोग चीजों का दाम बढ़ नहीं रहा है। चीज का दाम बढ़ता कब है? जब सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेशन 0% या 1% है, इसका यह मतलब कि सप्लाई तो ठीक है बट पीपल आर नॉट डिमांडिंग फॉर इट। सो इफ पीपल आर नॉट डिमांडिंग फॉर इट तो मैं क्यों एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊं? लोग तो डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, तो मेरे प्लांट लगाने का फायदा क्या है? इसीलिए मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, यू डोंट नीड अ वेरी लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, यू नीड अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टू इंसेंटिवाइज ग्रोथ, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। अगर इन्फ्लेशन आपका 15% हो गया तो भी प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन आपका 1% हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो इन्फ्लेशन हैज टू बी विद इन अ पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट में होना चाहिए सो दैट इट इंसेंटिवाइजेस। वही हमने लिखा था, बट देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन, द मॉनेटरी अथॉरिटी हैज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई व्हिच मे लीड टू द ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है, टू लो इट डिसइंसेंटिवाइजेस द प्रोडक्शन। तो अगर बहुत कम हो गया तो क्या होगा? अगर मान लो इन्फ्लेशन 1% हो गया तब तो कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आएगा ही नहीं बिकॉज डिमांड है ही नहीं। 1% का इन्फ्लेशन है तो इससे क्या होगा? ग्रोथ कम होगा। और अगर 15% है तो अगेन ग्रोथ कम होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट पर रहेगा तभी आप ग्रोथ को इंश्योर कर सकते। नाउ टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, फिस्कल पॉलिसी जो भारत सरकार सेट करती है और दूसरा होता है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई सेट करती है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, क्योंकि आपको पता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सरकार को मान लो 100 रुपए आ रहा है और सरकार खर्च कितना करती है? 200 रुपए। तो सरकार 100 रुपए का क्या करती है? लोन लेती है। तो 100 रुपए को क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। तो अगर वो ज्यादा बोरो करके ज्यादा खर्च करेगी तो इकोनॉमी में मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। और यहां पे आरबीआई कैसे डिसाइड करती है कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे? बाय चेंज इन द इंटरेस्ट रेट और द मनी सप्लाई, बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट एंड द मनी सप्लाई। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। इंटरेस्ट रेट का मतलब रेपो रेट।
रेपो रेट के थ्रू आपका आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। बाकी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सेटअप बाय द सेंट्रल बैंक, फिस्कल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ऑल्दो इंडिया में है, दैट इज 3% ऑफ जीडीपी टारगेट इन्फ्लेशन है इसका, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो दो टूल से कंट्रोल करने की इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहां तक अगर हम लोग बात करें आपका, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ द मनी को डिसाइड करती है, कितना पैसा जाएगा इकोनॉमी में, और वो क्यों करती है, टू एंश्योर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और ग्रोथ आपके पास रहे, तभी आपका ग्रोथ अच्छे से हो सकता है। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा हमने देखा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके की, सरकार पैसा खर्च करना कम कर दे, क्योंकि खर्च तो सरकार करती है, आरबीआई खर्च तो नहीं करती है पैसा, आरबीआई तो नहीं पैसे खर्च करी, सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो सरकार पैसा खर्च करना कम कर दे, या तो आरबीआई पैसा लेना महंगा कर दे। तो मान लो मुझे पैसा पहले लेना था, मुझे 2% इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, अब आरबीआई ने अपने रेपो रेट को हाइक कर दिया, अब मुझे पैसा मिल रहा है 6% इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या मैं पैसा लूंगा? नहीं लूंगा। तो अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं उसको स्पेंड नहीं करूंगा, स्पेंड नहीं करूंगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, फिस्कल पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक करती है। हम लोग अपने चैप्टर में आज मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर आपका अलग हो जाता। अब तो मॉनेटरी पॉलिसी ये है। अब 2015 में भारत सरकार और मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज द सेंट्रल बैंक आरबीआई, वो दोनों एक तरीके का एग्रीमेंट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में हमारे पास ये आपका एक तरीके का एग्रीमेंट, ठीक है, ओके। अब प्राइमरी टारगेट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का? इन्फ्लेशन शुड बी इन बिटवीन 4 ± 2%। तो इस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन हमको किस लिमिट से किस लिमिट में रखना है, 4 ± 2%, मतलब 2 से लेके 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना है। और ये कौन सा इन्फ्लेशन है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। आपको पता है इन्फ्लेशन WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहां पे कौन सा इन्फ्लेशन की बात करें? CPI कंबाइंड। तो इस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि अब इंडिया में जो इन्फ्लेशन होगा वो इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर होगा, इस पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट के अंदर होगा। और ये डिसाइड कौन करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो भारत सरकार ही इसको डिसाइड करेगी, लेकिन उसमें आरबीआई से उसको कंसल्ट लेना पड़ेगा, और हर एक 5-5 साल पे डिसाइड होगा। तो जब ये आया था 2015 से, तो 2016 से ये इंप्लीमेंट हुआ था, तो 2016 से 21 5 साल हो गया। अब 21 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया सेम लिमिट को 2026 तक, ठीक है। तो ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि पहले इन्फ्लेशन कितना होगा ये एक रैंडम नंबर था, कोई कहता था इन्फ्लेशन 3% हो, कोई इन्फ्लेशन कहता था 8% हो, बट अब क्या है, बहुत प्यार से कह दिया गया कि इन्फ्लेशन आपको इतने लेवल के अंदर रहना चाहिए। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये इन्फ्लेशन इतने रहे, तो आरबीआई के अंदर एक नया बॉडी बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज अ न्यू बॉडी जिसका पर्पस ही था कि इन्फ्लेशन को इससे आपको कंट्रोल में। MPC fails if average inflation is more than 6% or less than 2% for 3 consecutive quarters. ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा 2 से 6% के बीच में, अगर आप इस पर्टिकुलर काम को अचीव नहीं कर पाते हो 3 क्वार्टर्स के लिए लगातार, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो मान लो अगर आपके पास 3 क्वार्टर, मतलब मान लो 9 महीने तक, अगर मान लो 9 महीने तक इंडिया में इंफ्लेशन इसके बाहर रहे, मतलब 2% से कम हो जाए या 6% से ज्यादा हो जाए, तो वैसे केसेस में हम लोग ये कह सकते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने काम को फुलफिल नहीं कर पाई, द कमिटी हैज फेल्ड टू डिलीवर द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि अकाउंटेबिलिटी के एक फिक्स्ड पैरामीटर है कि आपको इन्फ्लेशन इसके बीच में ही रखना पड़ेगा।
So MPC fails if average inflation is more than 6% or less than 2% for 3 consecutive quarters. In that case, it will have to give a report to the government explaining the reasons and remedial actions. कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने इस काम को फुलफिल नहीं कर पाती है लगातार 3 क्वार्टर्स के लिए, उसका मतलब कि आप अपने काम में फेल हो गए हो, एंड इसीलिए आपको भारत सरकार को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आप क्यों फेल हो गए और आप कब तक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट कि पहली बार इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स किया गया और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई, दैट इज द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स भी रखे गए कि अगर आप 3 क्वार्टर तक इसको नहीं कर पा रहे हो, देन आपको सरकार को एक रिपोर्ट देके जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा किए और कब तक आप इसको कंट्रोल करोगे। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट बहुत ही हिस्टोरिक था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी टारगेट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइमरी टारगेट है, उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सेकेंडरी टारगेट क्या है, उसको ग्रोथ इंश्योर करना है, दैट इज जीडीपी। हमने बात किया था पहले भी, अब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान समझते हैं। तो प्राइमरी टारगेट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और सेकेंडरी टारगेट क्या है, ग्रोथ को इंश्योर करना, दैट इज जीडीपी। अब जैसे देख लो, मान लो आपका इकोनॉमी में, तो आरबीआई का क्या है आपके पास, प्राइमरी टारगेट कौन है, ये, और सेकेंडरी टारगेट क्या है, ग्रोथ। तो अगर मेरा इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में है, तब तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने काम में सक्सेसफुल रहा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सकता है, दैट इज टू एंश्योर। तो पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह चीज इंश्योर करना पड़ेगा, अगर यह चीज आप इंश्योर कर पा रहे हो, देन आप जा सकते हो ग्रोथ की तरफ। लेकिन अगर मान लो हमारा इन्फ्लेशन ही इस लिमिट में नहीं है, इन्फ्लेशन मान लो हमारा 1% है, या इन्फ्लेशन मान लो 8% है, तो उस केस में आप ग्रोथ भूल जाओ, आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो। तो यह याद रखना कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका प्राइमरी टारगेट है इन्फ्लेशन को इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रखना। अगर इसको ये इस लिमिट में रख सा रहा है, देन इट कैन फोकस ऑन ग्रोथ, otherwise no, otherwise you cannot focus on growth. You have to ensure this particular thing has to be in that particular। ठीक है, तो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें हमारी डिसाइड होती है। और 2016 में जब एग्रीमेंट हुआ, 2015 में एग्रीमेंट हुआ, 2016 में ये बॉडी बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया, उसके अंदर एक बॉडी को बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह। और इसका क्या काम है, इसी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये क्या डिसाइड करती है, रेपो रेट। अभी रेपो रेट क्या होता है ये बात करेंगे, बट इसका यही काम है रेपो रेट को डिटरमाइन करना। एमपीसी मस्ट मीट एटलीस्ट 4 times अ ईयर। एमपीसी को हर एक साल 4 बार आपको मिलना है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ट्वाइस अ ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इन्फ्लेशन का फोरकास्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या आपने किया, उसके ऊपर हर एक साल इसको 2 रिपोर्ट भी जारी करना होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में देखो तो 6 मेंबर्स हैं उस कमेटी में। 3 मेंबर्स आरबीआई के पास आते हैं, जिसमें एक आरबीआई गवर्नर भी इंक्लूड होता है, और 3 मेंबर्स आपके पास भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। टोटल 6 है। अगर कभी भी टाई हो गया तो द गवर्नर ऑफ द आरबीआई गेट्स अ सेकंड और अ कास्टिंग वोट। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द एमपीसी इज बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, बिकॉज आरबीआई के अंदर एक स्पेशल बॉडी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसी का काम है आप इन चीजों को करना। तो द डिसीजन ऑफ द एमपीसी इज बाइंडिंग ऑन द। तो ये आपका यहां तक हमने बात। तो ये आपको थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बात किया, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कि वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कंट्रोल द
सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ठीक है, कौन करता है? हु कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? इट इज द आरबीआई। Why you need to control the supply of money in the economy? For two reasons: inflation and growth. ठीक है, फिर हमने बात किया कि 2015 में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक हिस्टोरिक डील होता है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाएगा जिसका काम है इन्फ्लेशन इंडिया में 2 से 6% के बीच में रखना, और अगर वो रख पाती है देन ग्रोथ को इंश्योर करना। ठीक है, सो प्राइमरी टारगेट एंड सेकेंडरी टारगेट। और अगर ये टारगेट को वो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक अचीव नहीं कर पाती है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स मतलब मान लो 9 महीने तक लगातार, जो इस लास्ट ईयर हुआ भी था, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज फेल्ड टू डू इट्स वर्क, and in that case the monetary policy committee has to submit a report to the central government to justify and to give the response as to why it was not able to control the inflation and what is the expected time under which it can control the inflation. तो ये एक बैकग्राउंड आपको मैंने दिया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस काम को, इन्फ्लेशन को इसके बीच में कैसे रख पाती है, क्या क्या टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जिसकी वजह से वो इन चीजों को कंट्रोल में कर पाती है, और क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब से उसका गठन हुआ है क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है। पैंडेमिक के समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर क्यों सवाल उठी थी, और आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या स्टेटस है, आज इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस। तो ये काफी सारे चीजें इस पे इंक्लूडेड हैं जो कि आपको ग्रेजुअली पार्ट्स में दी जाएंगी। ठीक है, बट अभी आपको इतना बैकग्राउंड देना जरूरी था बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ बहुत बड़ा टारगेट, और इस दोनों को कंट्रोल करना एक पर्टिकुलर लिमिट में ये बहुत बड़ी टास्क होती है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक स्पेसिफिक टास्क है इन्फ्लेशन, और भारत सरकार का होता है जी। बट भारत सरकार भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, आरबीआई भी ग्रोथ इंश्योर करती है, जीडीपी, बट प्राइमरी टारगेट दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे आगे अबाउट द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो काफी ज्यादा इकोनॉमी का ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये बैकग्राउंड आप समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, सो आई विल टेक क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो चीज़ों को समझने में। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सो विल अगेन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. Study well. If you have any doubt related to this particular session, please free to get in touch with me. You can post your questions on the comment box and like the video, subscribe to our channel. See you soon. Jai Hind. Thank you.